First question है a circular coil having 100 turns of wire. A circular coil having 100 turns. बेटा न्यूमेरिकल साथ साथ मेरे नोट कर देना आप, बाकी के नोट्स की तो जरूरत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल जरूर नोट कर लेना. A circular coil having 100 turns of wire of radius 20 centimeter each. Of radius 20 centimeter each lies in the XY plane. Lies in the XY plane with its center at the origin of coordinates. With its center at the origin of coordinates. Full stop. Find the magnetic field at the point. Find the magnetic field. Find the magnetic field at the point 0, 0, 0, 0, 20 root 3 centimeter. 0, 0, 20 root 3 centimeter. When this coil carries a current of 2 upon pi ampere. When this coil carries a current of 2 upon pi एम्पियर. ठीक है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और इन्होंने क्या बताया हमको. A circular coil having 100 turns of wire of radius 20 centimeter each. ठीक है, तो 100 टर्न्स है, यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी है 100 यहाँ पर. दूसरा इन्होंने बोला है कि वो जो सर्कुलर कॉइल है वो कहाँ पर लाई करती है, वो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है. ठीक, विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0, 0, 20 रूट 3 सेंटीमीटर. तो जैसे ऐसे लिखा रहता है ना 0, 0, 20 रूट 3, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट है ये x की वैल्यू, ये दूसरा कोऑर्डिनेट है y की वैल्यू और तीसरा कोऑर्डिनेट है z की वैल्यू. तो मुझे एक चीज समझ में आती है, जब इन्होंने बोला कि वो जो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है वो एक्स वाई प्लेन में है, तो अगर मैं बोलूं कि x इस डायरेक्शन में है, y इस डायरेक्शन में है, तो एक्स वाई प्लेन में वो सर्कल बनेगा. मान लीजिए ये x की डायरेक्शन है और ये y की डायरेक्शन है, तो मेरा सर्कल कहाँ बनेगा, यहाँ पर. ठीक, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर पूछ रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट 0, 0, 20 रूट 3. 20 रूट 3 यानी कि z पर लेंथ कितनी है, z एक्सिस पर 20 रूट 3. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो सर्कुलर लूप है वो तो एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं मेरे से z एक्सिस पर. ये समझ में आ गया आपको, मैग्नेटिक फील्ड मेरे से पूछा जा रहा है z एक्सिस पर. अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, भाई सर्कल हो गया एक्स वाई प्लेन में, तो हमने ये कहा कि अगर अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, सर्कल अगर एक्स वाई प्लेन में बन रहा है तो सर्कल किस तरीके का बनेगा, सर्कल ऐसा बनेगा. एक्स वाई प्लेन में अगर बन रहा है तो सर्कल ऐसा बनेगा. ठीक है, मतलब x x इस तरफ है और y ऊपर की तरफ है, दोनों परपेंडिकुलर है. तो इसलिए मैं सर्कल को ऐसे फ्रंट में ना दिखाकर मैं ऐसा टेढ़ा दिखा रहा हूँ इसको सर्कल को. और फिर यहाँ से मुझे सर्कल का सेंटर, सर्कुलर लूप का सेंटर ओरिजिन पर है, वो बोला है इन्होंने कि हुज कहाँ गया यहाँ पर, हाँ
इट विजिट सेंटर एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो इसका सेंटर ओरिजिन पर पड़ रहा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर, ठीक है। तो यहां से मुझे ये बेटा बन गई मेरी z एक्सिस, ठीक है। तो यहां से मुझे इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट की दूरी कितनी है, इस पॉइंट की दूरी यहां से है कितना, 20√3 सेंटीमीटर, 20√3 सेंटीमीटर। तो मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मैंने बोल दिया कैपिटल बी, मुझे इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट बी है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, आप ये देखिएगा, ये हमारा कौन सा बन गया, अगर सर्कुलर लूप आएगा तो सर्कुलर लूप में दो ही फंडे याद रखना, कि अगर मुझे सर्कुलर लूप के सेंटर पर निकालने के लिए पूछा जाए तो सेंटर पर तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करने हैं, अगर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है तो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखा तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला। अगर मान लीजिए आपको सर्कल दे रखा है एक्स वाई प्लेन में, और आपसे जेड पॉइंट पर पूछा जाए, तो आप समझ जाना एक्स वाई प्लेन में सर्कल बनेगा, और जेड प्लेन ऑब्वियसली इसकी एक्सिस पर ही लाई करेगा। एक्सिस क्या होती है, सर्कल के सेंटर से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन। तो सर्कल के एक्सिस पर मेरे को क्या निकालना है, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर बेटा मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज लगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 100 टर्न्स ऑफ वायर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, कि लूप अकेला नहीं है, लूप में 100 बार लपेटा मार रखा है, 100 टर्न्स है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब आप देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक वाली दूरी दे रखी है 20√3 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी हमने क्या ली थी डेरिवेशन में, याद रखिएगा, ये वाली दूरी हमने ली थी आर, सर्कल का रेडियस हमने लिया था ए, ठीक है। और यहां से लेकर यहां तक वाली जो दूरी थी ये थी एस, इसको एस वेक्टर बोल दिया था। हालांकि इस फॉर्मूले में मुझे एस की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस फॉर्मूले में केवल आर और ए इन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे here, जो मुझे डेटा दे रखा है वो देखिएगा जरा। एक तो ये रेडियस दे रखा है इसका ए, तो रेडियस दे रखा है इन्होंने वायर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर ईच, ठीक है। तो रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ऐसा यूनिट तो नहीं होती ना, इसको एसआई में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 मीटर, रेडियस हो गया 0.2 मीटर, रेडियस नहीं सॉरी ए है ना रेडियस, तो ये तो हो गया 0.2 मीटर। उसके बाद कितनी दूरी पर निकालना है मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल आर, ये है 20√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो स्मॉल आर इज इक्वल टू 20√3 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में कन्वर्ट करिए, तो 20√3 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो बेटा ये आ गया 0.2√3 मीटर, करेक्ट। ये करने के बाद में अब आप देखिएगा कि करंट, करंट की वैल्यू दे रखी है 2/पाई एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 2/पाई एम्पियर, ये करंट दे रखा है। फिर z एक्सिस पर, अच्छा ये मैंने निकाल लिया, इसके अलावा नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 100, n इज इक्वल टू 100 टर्न्स, ठीक, सारी चीजें हैं मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू निकालूंगा। वी नो दैट म्यू नॉट कितना होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 टेस्ला पर मीटर, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको बताई थी, ठीक है, टेस्ला, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी। इसके बाद एक मिनट वेट करिए बस, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होगी। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इंप्लाइज दैट म्यू नॉट की वैल्यू होगी बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ठीक, इतना करके छोड़िए। और अब आप सीधा सीधा मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। तो यहां से
म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, करंट कितना है 2 अपॉन पाई, और रेडियस कितना है ए कितना है 0.2, 0.2 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना था, आर था मेरे पास 0.2 रूट 3, 0.2 रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर है ना, तो ए कितना था 0.2, 0.2 का स्क्वायर और पूरे की पावर 3/2। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक, और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, बल्कि इससे 2 से इसको 2 को काट भी दो, ये कट गया, तो 400 इंटू 10 की पावर -7 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, ठीक है, अपॉन में देखिएगा 0.2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर इंटू रूट 3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 प्लस 0.2 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, और पूरे की पावर क्या होगी 3/2। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से ये मिटाकर यहाँ पर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आगे। देखिएगा ये हो गया मेरे पास 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7 अपॉन 0.2 का स्क्वायर यहाँ भी है प्लस 0.2 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो ब्रैकेट में मैं 0.2 का स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ब्रैकेट में आ गया मेरे पास 0.2 का स्क्वायर कॉमन, और यहाँ अंदर क्या बचा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, और इसकी पावर है 3/2, 3/2, इसका मतलब क्या हो गया 400 इंटू 0.04 इंटू 10 की पावर -7 अपॉन 0.2 का स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2, तो पावर की पावर बेटा मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 0.2 का की पावर 2 इंटू 3/2, फिर 3 प्लस 1 कितना है 4, 4 की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 0.2 की पावर 3, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7, और ये क्या है 0.2 की पावर 3, मतलब क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 3/2, 3/2 का मतलब क्या है, ये इतना तुम बायो में हो तो मैं थोड़ा सा तुम्हें ये करके दिखा देता हूँ, ये हो जाएगा 4 की पावर 1/2 की पावर 3, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने कर दिया 4 की पावर 1/2 इंटू 3, 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04, और ये 0.04 से ये कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद अब 4 की पावर 1/2, पावर 1/2 का मतलब क्या है स्क्वायर रूट, यानी कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 2 की पावर 3 क्या हो जाएगी 8, तो 400 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7। हाँ बताओ, बोलो, कुछ कह रहे थे इतिका? नहीं, हाँ सर। चलिए, लक्ष्य और आकृति लेट हो गए बेटा आज दोनों। सर मेरा नेट नहीं चल रहा था, मैंने ज्वाइन किया था पहले। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन होने वाला है कंप्लीट, मैं अगला करवाऊंगा वो समझना, और ये वाला तुम वीडियो लिंक भेज दूंगा उसमें देख लेना, ठीक है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है, समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है।
0.2 ये हो गया, अब 4 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 की पावर 3 हो गया 8। पॉइंट गया तो ऊपर एक 0 आ गया और 8 5 जा 40 और आगे 2 0 लगा दीजिए और ये हो गया 250 जा, ठीक है। तो ये आ गया 250 इंटू 10 की पावर -7। तो आप एक काम करो, 250 को छोड़ दो 25, 25 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर -7, यानी कि 25 इंटू 1 -7 क्या हो जाएगा 10 की पावर -6। और यूनिट क्या होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, डी की यूनिट क्या होती है टेस्ला, कैपिटल टी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा और 25 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, चाहे तो इतना छोड़ दो और 10 की पावर -6 को हम माइक्रो भी बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, ठीक। यहां तक नोट कर लीजिए। लक्ष्य और आकृति तुम इसको वीडियो में देख लेना, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। सर इस क्वेश्चन में तो ऑलमोस्ट ऑन दे रखी है ना। क्या दे रखा है दोबारा बताओ। सर जितनी भी टर्म्स थी इसमें मतलब इस फॉर्मूले वो तो सारी गिवन ही थी ना क्वेश्चन में। सब गिवन थी, बस हमको ये आइडेंटिफाई करना था यहाँ पर कि यहाँ पर हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सेंटर ऑफ द लूप का लगाना है या एक्सिस का लगाना है, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाता है क्योंकि लूप जो है वो एक्स वाई प्लेन में दे रखा है और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो जेड का कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो अगर लूप एक्स वाई प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड हमें जेड प्लेन पर, जेड एक्सिस पर निकालना है, दैट मींस कि मुझे एक्सिस पर निकालना है, नहीं तो वो सेंटर में ही देते हैं हमको लूप वो निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। यस सर। ठीक है, लक्ष्य आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही होगी सर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा है कि एक्सिस वाला ही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ठीक है, एक्सिस वाला फॉर्मूला, और ये है सेंटर वाला, ठीक है। पहले देख लेते हैं, टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 एंड L2 L1 and L2 of radii 3 cm and 4 cm of radii 3 cm and 4 cm are placed as shown. Are placed as shown. What should be the magnitude and direction of the current what should be the magnitude and direction of the current, magnitude and direction of the current in the loop L2, in the loop L2, so that the net magnetic field, so that the net magnetic field so that the net magnetic field at the point O be zero. At the point O be zero. तो पहले इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्या दे रखा है, उन्होंने बोला टू कोएक्सियल सर्कुलर लूप्स L1 and L2 of radii 3 cm and 4 cm are placed as shown। तो किस तरीके से है देखिएगा,
ये मेरे को ना डायग्राम दे रखा है कि एक एक्सिस है ऐसे, स्ट्रेट लाइन एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और यहाँ पर एक लूप है, ये एक लूप ये है, और एक लूप इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। एक लूप ये, इन दोनों के ये सेंटर हो गए, और यहाँ बीच में एक पॉइंट है बेटा ओ, ठीक। अच्छा, जो इधर वाला ये वाला सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस मुझे दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ये जो दूसरा सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखिएगा, ये सर्कल बोल रहा हूं मैं, ये टेढ़ा करके इसको रखा हुआ है, इस वजह से ये आपको सर्कल नहीं नजर आ रहे हैं, ये सर्कल है, इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा इधर टिल्ट करके रखा हुआ है, इसलिए नजर नहीं आ रहा, पर है सर्कुलर लूप क्योंकि मेंशन डायरेक्शन है। तो ये वाला है लूप L1, ये वाला है लूप L2, और इन्होंने दिया है कि ये जो सेंटर है, सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये दे रखा है इन्होंने 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेंटर से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, वो दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस दे रखा है इन्होंने, मतलब टोटल क्वेश्चन ये है, और इन्होंने व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2, लूप L1 में करंट दे रखा है 1 एम्पियर, करंट ऐसे आ रहा है, तो I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर, ये दे रखा है, ठीक। अच्छा जी, तो अब मुझे I2 निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने बोला व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप L2 सो दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O, एट द पॉइंट O बी जीरो, ठीक। तो क्या होगा कि मैं ये कहूंगा कि इसमें ना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरीके से, इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है। तो हमने ये देखा था, आपको एक चीज बताई थी कि जो मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल था, वो ये था कि अगर मान लीजिए ये एक वायर है, और इस वायर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा विद माय थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जहां पर फिंगर एनसर्कल कर रही है, वो वाला जो डायरेक्शन है, वो वाला डायरेक्शन होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का। ये उल्टा भी होता है। उल्टा क्या कि अगर मान लीजिए हमें ये ऐसे कर्व वाला डायरेक्शन करंट का दे रखा है, तो ये ऐसे जहां पर थंब मेरा पॉइंट कर रहा है, ये वाला डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि इसमें अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, है ना, तो आप ये देखिएगा कि इसमें करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है, ऐसे लूप बन रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ लूं, तो माई फिंगर्स आर एनसर्कलिंग हियर, तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। मतलब अब करंट की डायरेक्शन दे रखी है, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ तो ऐसी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें ये जानना है कि पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो इस लूप की वजह से पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, तो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आना चाहिए, उल्टा, इस डायरेक्शन में उल्टा आना चाहिए। तो वो उल्टा आए, और मैं बोलूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो इस वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। जब अपोजिट होगी और इक्वल होगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बताइए, क्लियर है? यस सर। ठीक है, इतिका, लक्ष्य है, क्लियर है? क्लियर है इतिका? यस। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहेंगे कि फॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड टू बी
at point O, the direction of current in L2 must be opposite to that of L1, must be opposite to that of L1, ठीक है, L1 के अपोजिट होना चाहिए, मतलब जब करंट L1 में ऐसे आ रहा है तो इसमें ऐसे जाएगा, है ना। जब आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे अपोजिट कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड, आप देखिए मैं अगर फिंगर्स को ऐसे, अब करंट मेरा अंदर की तरफ जा रहा है, अब मेरा करंट अंदर की तरफ जा रहा है, जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो माय थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा जो अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, MAG लिख दिया बस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप L1, due to loop L1 at O, at point O, must be equal to magnitude of magnetic field due to loop L2 at O। मेरी बात समझ में आ गई कि जब मैग्नेटिक फील्ड इधर से इतना ही आ रहा है और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है तो दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तभी मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो होगा, वही इस क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, समझ में आ गया बेटा, बताओ। यस सर। आकृति तुम्हारे यहाँ पर बड़ा शोर हो रहा है, जैसे माइक ऑन करते हो, अब शोर में पढ़ कैसे रहोगे? सर वो ना, क्या हुआ? चलिए जी, कोई नहीं, देखिए इधर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एक्सियल पॉइंट पर निकाल रहा हूँ ना, और एक ही लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स दो नहीं है या तीन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दे रखे हैं मुझे, तो मेरा बेसिक फॉर्मूला ये लगेगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, आई की जगह करंट आएगा I1, ठीक है, और ए की जगह आ जाएगा, चलिए पहले लिख दो A1, लिख दो A1 स्क्वायर अपॉन, मतलब इसके रेडियस को मैंने A1 मान लिया, ठीक, और अपॉन ट्वाइस ऑफ ये जो R है, R मतलब ये वाला डिस्टेंस है, तो इसको R1 बोल दो, R1 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलरली इस तरफ लूप L2 की वजह से म्यू नॉट I2 A2 स्क्वायर अपॉन 2 और ब्रैकेट में R2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर की पावर 3/2। याद रखना जब एक्सियल पॉइंट पर निकालते हैं तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाता है उसका सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R एंड A इज योर रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। तो सबसे पहले म्यू नॉट से म्यू नॉट काट दो, 2 से 2 काट दो, ये हो गया। अब I1 देखिए, I1 कितना दे रखा है 1 एम्पियर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा I1 की वैल्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई A1, मतलब इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में नहीं रखते उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 3/100 यानी कि 0.03, तो मैं इधर लिख रहा हूँ 0.03 का स्क्वायर अपॉन यहाँ रेडियस नहीं R मतलब ये वाला दूरी, तो 4 सेंटीमीटर मतलब कितना 0.04 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर प्लस A1 मतलब इसका रेडियस ये कितना 0.03 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 इज इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा, I2 मुझे निकालना है, I2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और A2 इसका रेडियस कितना दे रखा है 4,
तो 0.04 का स्क्वायर अपॉन R2 कितना दे रखा है, R2 मतलब यहां से यहां तक वाली दूरी कितनी दे रखी है 3, तो 3 कितना हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर प्लस A2 मतलब इसका रेडियस कितना 0.04 का स्क्वायर, 0.04 का स्क्वायर और होल पावर कितनी है 3/2, 3/2 होल पावर। तो आप ये देखिए इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे पास क्या बचता है यहाँ पर 0.03 का स्क्वायर इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई 0.04 का स्क्वायर। तो I2 क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, I2 इज इक्वल टू 0.0009 अपॉन ये क्या हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर 0.0016 पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो I2 कितना हो गया 9/16 एम्पियर। अब चाहे तो इसको ऐसा छोड़ दीजिए और चाहे तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 9/16 की वैल्यू आएगी 0.56 एम्पियर। बताइए जी क्लियर है, क्लियर है सभी को, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे। और उससे पहले बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं ना जरा पानी पी रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या है, टू आइडेंटिकल कॉइल्स P एंड Q ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। ठीक है, दो कॉइल्स हैं, एक जैसी दो कॉइल्स हैं, ठीक, आइडेंटिकल कॉइल्स, तो वो परपेंडिकुलरली लाई कर रही है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक कॉइल अगर ऐसे है तो दूसरी कॉइल ऐसे है, मतलब एक कॉइल अगर वर्टिकली रखी हुई है तो दूसरी कॉइल ऐसे हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, तभी तो हम बोलेंगे दोनों परपेंडिकुलरली लाई कर रहे हैं और दोनों का सेंटर कॉमन है। अब इन्होंने क्या बोला कि they have a common center, find the magnitude and direction of the magnetic field at the common center of the two coils। मुझे कॉमन सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स पर मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक। इफ दे कैरी करंट्स इक्वल टू I एंड √3I रिस्पेक्टिवली, अगर उन दोनों का करंट I और √3I ये अलग अलग करंट दे रखा है तो, ठीक है। तो जरा देखिएगा, पहले मैं दो कॉइल्स बना लूंगा, यहाँ पर दो कॉइल्स बनाएंगे और ये दो कॉइल्स क्या है जरा देखिएगा, इस तरीके से बनेगी क्योंकि परपेंडिकुलर है। देखिए एक कॉइल तो बेटा मैंने ऐसे बना ली, एक कॉइल तो ऐसे बना ली, ठीक है, इसका सेंटर ये है, ये मान लिया, और दूसरी कॉइल ऐसे बना ली, इसका भी सेंटर ये है ना, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है दोनों कॉइल्स। तो एक जो कॉइल है, इन्होंने बोला दो बिल्कुल एक जैसी कॉइल है, यानी कि दोनों का रेडियस सेम है, ठीक है। तो ये वाली जो कॉइल है इसको बोल दिया P, ये वाली कॉइल को मैंने बोल दिया Q। अब मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि P में जो करंट है, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी, वो हमारे हाथ में डायरेक्शन लेना। तो हम एक काम करते हैं कि हमने ये बोला कि ये जो P वाली कॉइल है, यानी कि जो वर्टिकल कॉइल आपको दिखाई दे रही है, वर्टिकल कॉइल में आपने करंट को मान लिया ऐसे कि करंट जो है वो ऐसे आ रहा है बाहर की तरफ। जब करंट ऐसे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा इस तरफ होगी, समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी। तो मैं ये बोलूंगा बी पी वेक्टर, बी पी वेक्टर, ये हमारा क्या हो जाएगा सर हाँ जी बताइए। सर ये जो मतलब दो लूप्स जो हैं वो हमारे एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं ना, बस सेंटर ही तो कॉमन है ना उनका। दोनों के दोनों ओवरलैप भी कर रहे हैं, दोनों के दोनों ओवरलैप का। बस देखिए सर जो मैं बताता हूँ, वर्टिकल है वो y एक्सिस पे हो जाएगा और मेरी बात तो सुनो। देखिए ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाना, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में क्या है कि, और इंटरसेक्ट भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बोला है कि आइडेंटिकल लूप्स हैं,
तो अगर ये वाला लूप इस तरीके से है ना, तो दूसरा वाला लूप इस तरीके से हो जाएगा, तो वो इसको एग्जैक्टली टच करेगा, कॉर्नर से टच भी करेगा वो इसको, क्योंकि दोनों के रेडियस सेम है, आइडेंटिकल है, और दोनों का सेंटर सेम है। समझ गए? यस यस। ये ऐसे हो गया कि जैसे एक जो कंगन होता है, उस कंगन को ऐसे रखो और दूसरे कंगन को आप ऐसे रख दो, हॉरिजॉन्टल फंसा दो दोनों को, ठीक है, उस तरीके से। समझ गए? यस सर। तो अगर मैं बीपी वेक्टर निकालूंगा तो मैं जानता हूँ कि हम सेंटर पर निकाल रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। तो बीपी वेक्टर क्या हो जाएगा, देखिए बीपी वेक्टर, इसमें हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ये बीपी वेक्टर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए करंट जो है, करंट ऐसे आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब की तरफ, इस तरफ होगी। तो बीपी वेक्टर हमारा ऐसे हो गया। बीपी वेक्टर कैसे निकलेगा? मैंने बोला कि अगर ये वाला जो लूप है, अगर इस वाले वर्टिकल वाले लूप में करंट हमारा, अगर वर्टिकल वाले लूप में करंट हमारा आई है, तो ये हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल, तो ये हो गया दूसरा। अब मैं दूसरा क्या करता हूँ, हमने कहा कि ये जो क्यू है, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लूप है, हॉरिजॉन्टल लूप में मैंने बोला कि इस तरीके से मान लीजिए ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ये। तो आप ये देखिएगा, जब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट एनसर्कल इस तरीके से कर रहा है, तो थंब ऊपर की तरफ, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। मैं निकाल तो सेंटर पर ही रहा हूँ, सेंटर पर तो मैग्नेटिक फील्ड में निकाल रहा हूँ, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वो ऊपर की तरफ जाता हुआ होगा। यानी कि बेटा मेरा BQ वेक्टर ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं अगर BQ वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, तो ये कितना निकल जाएगा, म्यू नॉट आई, सॉरी, अब करंट कितना है, इस वाले में कितना है करंट, यहाँ पर है √3i करंट, और ये वाला जो करंट है, ये वाला करंट था आई, जो इस वाले वर्टिकल लूप में जो करंट ऐसे आ रहा था ये आई था, हॉरिजॉन्टल लूप में जो करंट जा रहा है वो है बेटा √3i। तो म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई √3i अपॉन रेडियस, तो सेम रहेगा, टू तो कांस्टेंट है, रेडियस r तो सेम रहेगा, बिकॉज द लूप्स आर आइडेंटिकल। बस अंतर सिर्फ और सिर्फ करंट का है। अब ये करने के बाद में, अब अगर मैं, जब मैं देख रहा हूँ कि एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो मैं इन दोनों की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा, इसको मैं बोल दूं बी वेक्टर। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं भाई, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसे ही होता हाँ जी सर। है ना। तो हम ये कहेंगे कि रिजल्टेंट फील्ड, मैं इस तरफ कर रहा हूँ इसको, as can be clearly seen in the diagram, resultant magnetic field, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या बोल दिया, सिंपली बी बोल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट। रिजल्टेंट तो इसी तरीके से निकलता है कि ये दोनों हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, बी इज इक्वल टू अंडर रूट बीपी स्क्वायर प्लस बीक्यू स्क्वायर प्लस क्या होता है 2 बीक्यू कॉस, क्या बनेगा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए हमें इस वाले टर्म को मेंशन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो b क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीपी स्क्वायर, बीपी कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ये हॉरिजॉन्टल की तरफ था और ये डायरेक्शन इसकी यूनिट का वर्टिकल। डायरेक्शन में क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मैंने वेक्टर साइन लगाया है यहाँ पर, वेक्टर ना लगाता तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी।
अब बीपी कितना है, बीपी है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, लिखिएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है। बीक्यू कितना है, म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r का होल स्क्वायर, कितना हो गया, अंडर रूट म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर 4r स्क्वायर प्लस म्यू नॉट 3i स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास b इज इक्वल टू अंडर रूट 4 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये वाली टर्म्स को आप, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, बाहर आकर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन आर। ये आ गया मैग्नीट्यूड इसका। बताइए जी क्लियर है इतना, प्रकृति कृतिका बताइए दोनों यस सर। क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि भाई अब इसकी ये जा रहा है, इसकी डायरेक्शन भी बताना, डायरेक्शन थीटा। तो जब हम ऐसे मैग्नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट निकलता है ये पैरेललोग्राम लॉ से, ये पैरेललोग्राम लॉ। मैं इसको बोलूंगा कि ये मेरे पास क्या है, जब ये बीपी वेक्टर है तो ये डायरेक्शन, ये बीक्यू वेक्टर, किसी वेक्टर को आप पैरेलली मूव करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो गया बीक्यू वेक्टर। मतलब बीक्यू वेक्टर को आप यहाँ दिखाओ या यहाँ दिखाओ, आपने एग्जैक्टली पैरेलल लेकर आ गए इस वेक्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी बीक्यू वेक्टर ही कहलाएगा। तो जब एंगल निकालेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बीक्यू वेक्टर अपॉन बीक्यू वेक्टर, डायरेक्शन निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू बीक्यू वेक्टर अपॉन बीपी वेक्टर। अब देखिए बीक्यू, बीक्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r, म्यू नॉट रूट 3i अपॉन 2r, और बीपी की वैल्यू कितनी है इसकी, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2r से 2r कैंसिल, i से i कैंसिल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, केवल और केवल रूट 3 बचा। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, tan के टेबल में रूट 3 कहाँ आता है, 60 डिग्री पर। बताइए कि समझ गए अंदर, डायरेक्शन समझ में आ गया, यस। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद ये हमारा जो बायट-सावर्ट लॉ है, बायट-सावर्ट लॉ के जो 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, उन 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से जो 2 एप्लीकेशंस होते हैं कि एक्सिस पर करंट, एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, इसके न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए, तीनों डेरिवेशन कर ली। अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो है एम्पियर्स सर्किटल लॉ या एम्पियर्स सर्किटल थ्योरम। मैं यहाँ से बता रहा हूँ उसको, टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं आपको इसका बस स्टार्टिंग कराऊंगा और इसकी जो डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट the line integral of the magnetic field around the closed path is equal to mu naught times the current passing through that closed path। ठीक है, क्या समझ में आया इससे, ये हमेशा जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर सर्किटल लॉ हमेशा किसी ना किसी क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप में ही एप्लीकेबल होगा और कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि the line integral of magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल मतलब डीएल,
डीएल मतलब लेंथ एल के रिस्पेक्ट में आप मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करें। और ये जो यहाँ पर सर्कल बनाया है, सर्कल का मतलब क्या है, ये इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज्ड लूप, मतलब एक क्लोज्ड पाथ है उसका इंटीग्रल निकालना है हमको। तो लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू mu naught times the current passing through it, mu naught times the current passing through it। ठीक है, ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये इसको हम ये कह देंगे कि डीएल वेक्टर, अगर मान लीजिए हमने कहा कि कोई भी एक हमारे पास मान लीजिएगा ये है कोई लूप है, मान लो ये लूप है। अब इस लूप में कोई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और हमने ये कहा कि इसके सेंटर से ऐसे सेंटर से एक करंट पास कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, अच्छा ये मैंने ऐसे ले लिया, इसको ऐसे ले लो आप, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप इस तरीके से ले लीजिए, और करंट हमारा हो गया ऊपर की तरफ। जब करंट ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही घूमेगा। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए ये जो लूप है, इस लूप की जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ कैपिटल एल है, तो यही फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को मैं ये बोलूंगा, बी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेट कौन सा पार्ट होगा, इंटीग्रेट तो सिर्फ लेंथ वाला पार्ट होगा। तो लेंथ टोटल अगर एल दे रखी है तो दिस फॉर्मूला हम ये कहेंगे इफ लेंथ ऑफ द लूप, if length of the loop is capital L, then एम्पियर सर्किटल लॉ ये बन जाता है dl is equal to mu naught I, dl is equal to mu naught I, ये बन जाता है। अब इसका जो शुरुआत में एम्पियर सर्किटल लॉ है वो ये है। एम्पियर सर्किटल लॉ का सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे, और उस प्रूफ में हम यूज करेंगे किसको, अभी तक हम क्या करके आए हैं इस चैप्टर में, अभी तक क्या करा है, कोई लॉ करा ना कि बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ करा, बायट-सावर्ट लॉ का प्रूफ करा, उसके 3 एप्लीकेशंस करे, 2 एप्लीकेशंस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं वो न्यूमेरिकल करे। अब अगला जो लॉ है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसका जो प्रूफ करेंगे हम वो यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ करेंगे। लेकिन ये करने के बाद फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज करते हुए हमें बायट-सावर्ट लॉ भी प्रूव करना होगा। तो ये दो चीजें जो है ना, ये दो चीजें एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं कि यूजिंग बायट-सावर्ट लॉ डिराइव एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव बायट-सावर्ट लॉ, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, आज के लिए इतना ही कर लीजिए बस। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर